हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशिकला कनौजिया है। मैं आपका स्वागत करती हूं अपनी चैनल जोश लीगल नॉलेज के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम एविडेंस एक्ट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे जो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बोलता है। तो सेक्शन 32 क्लोज 1 जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उसकी मीनिंग, इसेंशियल्स, केस रिलेटेड और एक मैक्सिम और किस किस के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन को वैलिड माना है कि नहीं माना है, हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, A statement person makes and after making that person dies, then such statement becomes a dying declaration। इसका सिंपल सा मतलब यही बता रखा है कि मरने से पहले वो पर्सन जो मरने वाला है उसके मुंह से कोई भी स्टेटमेंट, मुंह से जरूरी नहीं है, यहाँ पर ये है कि वो कोई भी स्टेटमेंट बताता है तो उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैं रोड कहीं जा रही थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा चोट लगी और मैं उस सबको, मतलब वहाँ पर लोग जो पब्लिक है, मैं उसको ये बोल रही हूँ कि मुझे इसने मारा है, मतलब इस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और मैं उस बात को बोल के वहीं मर जाती हूँ। तो ये एक डाइंग डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया है, मिस्टर ए इज़ हॉस्पिटलाइज्ड एंड सेड समथिंग रिलेटिंग टू हिज इंजरी एंड डेथ टू हिज वाइफ, डॉक्टर, police, children, and he died later on this statement becomes a dying declaration। मिस्टर ए जो है वो एक हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन है जो अपने इंजरी या अपनी डेथ होने से पहले अपनी वाइफ को, अपने उस डॉक्टर को या पुलिस को, सबके सामने ये बात बोल के जाता है कि मैं, मतलब मुझे इस कारण, इस इंजरी के कारण, या इसने मुझे मारा, या जिसने भी मुझे मारा उससे रिलेटेड कोई फैक्ट या कोई स्टेटमेंट बोल के जाता है, उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन किसके सामने बोल के जाना है। जैसे कि मान लो मैं बीच पब्लिक में हूँ, मैं भीड़ से बोल रही हूँ कि मुझे उसने मारा, तो क्या इसको डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे? तो हम इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आगे हैं, उसे हम करेंगे। एक क्वेश्चन और है, इन फ्रंट ऑफ हुम अ डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेड। तो वही बात आती है कि हम कोई वाइफ को, डॉक्टर, चिल्ड्रन, पब्लिक इज अ मेन वर्ड, पुलिस, नाइवर्स, इन सबके सामने कोई ऐसा स्टेटमेंट बोलने के बाद हम मर रहे हैं, उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कहेंगे। एविडेंट्री वैल्यू क्या होती है एक डाइंग डिक्लेरेशन की? हम एविडेंट्री वैल्यू को समझते हैं। एविडेंट्री वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, जनरली इट इज अ रूल दैट एनी स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन शुड बी एग्जामिन्ड, क्रॉस एग्जामिन्ड, and if necessary it should be re-examined before considering it valid in court। इसमें ये बात बोल रखा है कि जैसे कि मान लो मैं एज अ विटनेस मैं कोर्ट के अंदर गई और मैंने उस टाइम क्रॉस एग्जामिनेशन, या मेरा जो एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ था, सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है? एग्जामिनेशन इन चीफ ये होता है जैसे कि मैं एज अ विटनेस हूँ तो मेरा वकील मुझसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो अगेंस्ट पार्टी का विटनेस होता है वो आपसे एज अ एक विटनेस से क्वेश्चन पूछता है। री एग्जामाइन में ये होता है कि कभी कुछ चीज़ सही से बोली ना हो या कोई क्लियर ना हुई हो कोर्ट के सामने, तो री एग्जामाइन करते हैं और वो आपका एडवोकेट ही आपसे करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि मैंने कोई एज अ विटनेस के तौर पे बोला और मैं रास्ते में जा रही थी, उसके बाद मेरी डेथ हो जाती है, तो जो मैंने विटनेस के तौर पे क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर वो बातें बोली थी, उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलेंगे। बट इन केस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इट विल बी कंसिडर एज अ वैलिड विदाउट डूइंग एग्जामाइन, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिन। Why? Because the person who made that dying declaration cannot come in court because he is already dead। इसमें देखो दो बात अलग है। इसके अंदर तो ये है कि उसके बोलने के बाद वो मरता है तो उसको भी हम डाइंग डिक्लेरेशन उस विटनेस को मानेंगे। सेकंड में ये बात बोलता है कि जैसे कि उसको एक डाइंग डिक्लेरेशन, जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई स्टेटमेंट बोला, मैं भी जिंदा हूँ, मैं कोई स्टेटमेंट बोल रही हूँ अपने घर में बैठकर, तो वो एक प्रूफ नहीं है, एक स्टेटमेंट नहीं बोली जा सकती कि वो हमने कोर्ट के सामने बोली है। कोर्ट के सामने हम एज अ विटनेस जब जाते हैं तो हम अपने री एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन चीफ इसके अंदर अपनी बात को बताते हैं, तो उसको हम ये बात बोलते हैं। बट जो डाइंग डिक्लेरेशन है, खुद भी सोचो कि बंदा जो है वो एक्सीडेंट के कारण मर गया, तो क्या वो कोर्ट के अंदर जा पाएगा उस टाइम के अंदर कि वो मैं जाके पूरी बातें बता दूं? नहीं जा पाएगा ना। तो हम जो डाइंग डिक्लेरेशन वाली बात भी होती है वो विदाउट री एग्जामिनेशन, विदाउट एग्जामिनेशन इन चीफ या विदाउट क्रॉस एग्जामाइन के थ्रू, इनके बिना भी इस बात को वैलिड माना जाता है।
सो दैट वाई अ डाइंग डिक्लेरेशन इज कंसिडर एज अ वैलिड, इसी को हम वैलिड, इसलिए हम डाइंग डिक्लेरेशन को वैलिड बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई नीड नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट विच आर कंसिडर एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। कौन से टाइप्स के, जैसे कि स्टेटमेंट गिवन बाय द पर्सन रिलेटिंग टू हिज कोज ऑफ डेथ, जैसे कि मान लो मेरी वही एक्सीडेंट वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, मेरी कोई डेथ हो गई, इस डेथ के कारण मैंने जो कुछ बात एज अ गेस्चर, जैसे कि मतलब मैंने इशारों में किसी को कोई बोला हो कि मुझे इसने मारा या मेरे को इसने, तो जो ये स्टेटमेंट है वो एक डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्म में होगा जो किसी और के द्वारा दिया जाएगा। स्टेटमेंट गिवन बाय द पर्सन रिलेटिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द डेथ, और उसकी डेथ के कुछ सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग भी कोई बातें जब बोली जाएगी उस स्टेटमेंट को भी हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलेंगे। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की कोई प्रिपेयर कर भी रहा है तो ये डायरेक्ट हो जाता है। इसमें ये है नेमो मोरिटर्न्स प्रोसीयूमिटर मैंटिरी। ओके, तो अ पर्सन हु गिव्स अ फॉल्स स्टेटमेंट बिफोर हिज डेथ will not go to heaven. So basically a dying declaration is considered as a valid. जैसे कि मान लो एक्सीडेंट हुआ था उस इंसान का, उस एक्सीडेंट के द्वारा मैंने ये बात मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने ये बोला कि मुझे इसने मारा, मतलब इशारा कर रही हूँ मैं, और जो सामने वाला पर्सन मेरे इशारों को समझ रहा है और वो कोर्ट में आके ये बोल रहा है इसने तो यूँ बोला था या इसने ऐसा इशारा किया था कि मेरे को जो मैं मर रहा हूँ, मैं ड्रग्स के कारण मर रहा हूँ या मुझे किसी ने पेट में मेरे चाकू भोंका। सबको पता चल रहा है ना उस इंसिडेंट में कि उसका एक्सीडेंट हुआ, कि कार ने उसको ठोकर मार दी इसलिए उसकी डेथ हो रही है। तो जो भी है वो फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, वैलिड स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अ डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस इज एब्सोल्युटली वैलिड। जो पुलिस की, अगर पुलिस भी एक डाइंग डिक्लेरेशन को स्टेटमेंट दे रही है कि हाँ मतलब मरने से पहले इसने ऐसी बात बोली थी, तो पुलिस भी इस चीज़ को जब अगर कोर्ट में आकर बोलती है तो वो उसको वैलिड माना जाएगा। गेस्चर और साइन और ऑल्सो वैलिड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कोई मरने के टाइम पे ना, जैसे कि मान लो मेरी डेथ हो रही है और मैं मिट्टी पे कोई कुछ बना के साइन बना के जा रही हूँ या मैं किसी को इशारा कर रही हूँ, तो वो भी एक वैलिड डाइंग डिक्लेरेशन होगा। जैसे कि एक है एग्जाम्पल, मिस्टर आर मैट विद एन एक्सीडेंट एंड बिफोर डाइंग ही शोड हिज फिंगर टूवर्ड द पर्सन हु डिड द एक्सीडेंट, सो हियर दिस इज ऑल्सो अ वैलिड डिक्लेरेशन। तो वैलिड डिक्लेरेशन ये है क्योंकि उसने क्या है, एक्सीडेंट जब हुआ तो उसने उस पर्सन के इधर इशारा किया कि इसके कारण मेरा जो है, मेरी जो डेथ होने वाली है या मेरा एक्सीडेंट हुआ है वो इसके कारण हुआ, तो इसको भी हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलेंगे, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस है हमारा, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है फिटनेस ऑफ द पर्सन हु मेक्स डाइंग डिक्लेरेशन। जैसे कि मान लो कभी भी कोई डाइंग डिक्लेरेशन अगर बोलता है तो उसके लिए उसका जो फिटनेस है, उसका जो मेंटल स्टेट है वो ज़रूरी चेक करना होता है। जैसे कि मान लो एक अनसाउंड पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसने बोला कि मेरे को किसी को भी बोल के आ सकता है, तो ये क्या है, ये डाइंग डिक्लेरेशन में हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम उसका मेंटल जो स्टेट है ना उसको चेक करेंगे। अगर वो मेंटली ठीक है तो उसको हम वैलिड डिक्लेरेशन बोलेंगे। और जो डिक्लेरेशन है वो किसी भी लैंग्वेज में, जैसे कि and dying declaration can be made in any language and court cannot consider if invalid because of the language। कोर्ट ये कंसीडर नहीं करेगी कि ये इनवैलिड है। क्योंकि इसने भोजपुरी में बोली या इसने मराठी में बोली। खुद भी सोचो यार, अगर एक पर्सन है, क्योंकि कोर्ट के अंदर इंग्लिश चलता है, अब ऐसा थोड़ा ना कि जो मरते मरते वो इंग्लिश में कुछ बोल के जाएगा, हिंदी में बोल दिया या मराठी में बोल दिया या किसी और साउंड साइन में बोल दिया, तो कोर्ट इसको कंसीडर इनवैलिड नहीं करेगी, ये वैलिड होगा। एक क्वेश्चन और भी आता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर एक पर्सन जो है, इफ़ अ पर्सन हु मेक्स अ डाइंग डिक्लेरेशन डज नॉट डाई देन, अगर मान लो मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं दिखा रही थी कि मुझे इसने मारा, इस कार से मेरी डेथ, मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे को बहुत जल्दी हॉस्पिटल लेके गया और मैं बच गई, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। बचने के बाद मुझे ऐसा खुद विटनेस के तौर पे जाना पड़ेगा, तब वहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन उसको नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या है इसका, इफ़ अ पर्सन गिव हिज डाइंग डिक्लेरेशन एंड लेटर ऑन ही डिड नॉट डाई,
वो नहीं मर पाता है, देन ही शुड बी कॉल्ड टू द कोर्ट एंड ही शुड गिव हिज स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट एग्जामाइन क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन विल स्टार्ट। तो वो यूँ नहीं है जैसे कि मान लो मैं बच गई तो कोर्ट अगर मुझे एज अ विटनेस के लिए बुला रहा है, कुछ उसकी स्टेटमेंट के लिए कोर्ट के अंदर जाना है, एग्जामिनेशन और था, मैं ये नहीं कहूँगी भैया मेरा डाइंग डिक्लेरेशन तो मैंने पहले ही दे दिया था, नहीं, उसको फिर डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। Because dying declaration means person gave a statement and die later on. So here he is alive. He should give his statement in front of the court. तो उसको कोर्ट के अंदर आंसर देना ही होगा, वो उसको डिनाई नहीं कर सकता है। और इन दिस सिचुएशन ही विल बिकम अपीयर एज अ विटनेस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट एंड गिव स्टेटमेंट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, वो एज अ विटनेस कोर्ट के सामने अपने स्टेटमेंट को रख सकता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट के, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम अलाइव है, जिंदा है, और वो कोर्ट के अंदर बात कर सकता है, समझा सकता है कोर्ट को, एज अ और भी प्रूफ दे सकता है। एक क्वेश्चन और आता है, विक्टिम फाइल्ड एफआईआर एंड लेटर ऑन डाइड देम। जैसे कि एक बात बताओ कि एफआईआर मैंने, जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं इतनी कैपेबल थी कि मैंने पुलिस को कॉल करके एक एफआईआर लिखवा दी, ठीक है। एफआईआर लिखवाने के बाद जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन जाके मैंने एफआईआर लिखवाई और मैं वहाँ से जब निकली उसके बाद मेरी डेथ हो जाती है। जैसे कि मान लो मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जब मैं निकल रही थी तो मेरा क्या पता ब्लड इतना ज़्यादा रिलीज आउट हो गया था या मुझे हार्ट अटैक अचानक आ जाता है, तो क्या उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे? तो हाँ, उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे। तो ये वही बात बोलता है, इट इज़ पॉसिबल दैट अ पर्सन वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड रजिस्टर हिज एफआईआर बट ही डिड आफ्टर रजिस्ट्रिंग द FIR, सो हेयर इट विल बी कंसिडर एज एन FIR। तो उसको FIR ही माना जाएगा और उसको डाइंग डिक्लेरेशन भी माना जाएगा उस FIR को। मिस्टर डब्लू वॉज स्टैब बाय मिस्टर वाई। मिस्टर डब्लू के द्वारा मिस्टर वाई को चाकू ठोका गया। सो मिस्टर डब्लू वेंट टू द मिस्टर डब्लू वॉज स्टैब बाय मिस्टर वाई, मिस्टर वाई के द्वारा मिस्टर डब्लू को जो है उसको, मतलब मिस्टर वाई ने चाकू भोंका मिस्टर डब्लू को। तो मिस्टर डब्लू जो है वो पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने रजिस्टर लिखवाया FIR में, किसके अगेंस्ट में? मिस्टर वाई के अगेंस्ट में। एंड ही डाई आफ्टर रीचिंग हॉस्पिटल, और वो मतलब हॉस्पिटल जा रहा होगा, जाने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। सो हेयर दैट FIR विल बी कंसिडर एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। तो उस FIR को डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर किया जाएगा। एक और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन में क्या डिफरेंस? सबसे पहले क्या एक है, डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेड टू एनी पर्सन। हम डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी पर्सन को बता सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो या पुलिस को कोई हम स्टेटमेंट बता रहे हैं, फैमिली मेम्बर को या किसी नाइबर को या किसी पब्लिक को। बट डाइंग डिपोजिशन जो होता है वो हम मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने, किसी जुडिशियल जज के सामने ही हम उस स्टेटमेंट को बोलेंगे। At the time of making dying deposition, an advocate of the defendant must be present, whereas there is no such condition in dying declaration. डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि एडवोकेट प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो डिफेंडेंट का, बट एट द टाइम ऑफ डाइंग डिपोजिशन देयर मस्ट बी द एडवोकेट प्रेजेंट ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का एडवोकेट उस टाइम प्रेजेंट होना ही चाहिए। इसका थर्ड है, वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज लेस कंपेयर विद डाइंग डिपोजिशन बिकॉज द डाइंग डिपोजिशन इज मेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट एंड ऑल्सो इट विल बी क्रॉस एग्जामाइन बाय द एडवर्स पार्टी एडवोकेट। इसमें बता रखा है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो लेस कंपेयर होता है एज कंपेयर, क्योंकि देखो इसको ना कभी कभी हमें प्रूफ भी करना पड़ता है कि हाँ उसका मेंटल स्टेट सही था कि नहीं था। बट अगर वो कोर्ट के अंदर या इन एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन या इन चीफ एग्जामिनेशन के अंदर वो कोई बात बोलता है तो कोर्ट उसको एज अ कंपेयर डाइंग डिक्लेरेशन से ज़्यादा वैल्यू देती है। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आपको नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं दोबारा इस पर एक पर्टिकुलर दोबारा एक और वीडियो बना दूंगी। व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन के क्या एक्सेप्शंस है? देखो अब हम यहाँ पर इसेंशियल्स बता रहे हैं। कंडीशन मस्ट बी फुलफिल टू मेक अ वैलिड डाइंग डिक्लेरेशन। द पर्सन हु मेक अ डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट टू मेक सच स्टेटमेंट। मेंटल स्टेट शुड बी साउंड एंड प्रॉपर। इसमें ये बता रखा था जो डाइंग डिक्लेरेशन बोला जा रहा है जिस पर्सन के द्वारा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मेंटल स्टेट उसका सही होना चाहिए। अदर स्टेटमेंट गिवन बाय द पर्सन हु डाई, और एक इसेंशियल एलिमेंट ये है कि उसके बाद उसको मतलब वो मरा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जिंदा हो जाए। हमने एग्जांपल पढ़ा था ना
कि अगर वो जिंदा है तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं बोलेंगे। एक और है, डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट मेड बाय द पर्सन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कोरिजन एंड फियर। और जो डाइंग डिक्लेरेशन उस पर्सन के द्वारा बताया गया है, जो स्टेटमेंट या कुछ भी हो, चाहे वो साइन के फॉर्म में हो, गेस्चर के फॉर्म में हो, वो कोरिजन या किसी के डर के मारे उसने ऐसी बातें ना बोली हो। केस लॉ आता है कृष्णा लाल वर्सेस जंगुनाथ। इन दिस केस द कोर्ट सेड दैट डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम एंड आउटसाइड प्रेशर एंड कोरिजन एंड शुड बी मेड बाय विल ऑफ द डिजीज। वो डिजीज जो है, जो डाइट होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही वो बात निकले हो, कोई उसको डरा धमका के ये बातें ना निकलवाए। क्वेश्चन है, एक सर्टिफिकेट गिवन बाय द डॉक्टर। इफ अ पर्सन हु डाई आफ्टर मेकिंग अ डाइंग डिक्लेरेशन इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर, ही ऑल्सो हैज अ fitness certificate, then in such case that the value of the statement given by the dead person will increase। जैसे कि उस पर्सन की डेथ हो गई, उसके बाद एक सर्टिफिकेट हमने बनाया, उस सर्टिफिकेट को जब हम कोई मतलब डॉक्टर जो बनाता है, तो उस स्टेटमेंट को ये देखा जाता है उस सर्टिफिकेट के अंदर कि क्या जो ये डाइंग डिक्लेरेशन बोला, ये जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है, क्या वो मेंटली इतना सही था कि उसने ये बात जो बोली है उसने सही बोली है, क्या पता वो पागल ना हो। तो ये सर्टिफिकेट जो है वो एज अ इंक्रीज करती है उसकी वैल्यू को। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के बारे में है। इट वॉज हेल्ड दैट देर इज अ नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय वे ऑफ गेस्चर, कंडक्ट और साइन एज वेल। इसमें ये बोल रखा है कि कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, ओनली गेस्चर, कंडक्ट और साइन के फॉर्म में ही हम डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे, ना कि कोई रिकॉर्डिंग के अंदर। थैंक यू।